जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल 21 में स्वागत है। आज आपके लिए एक शानदार वीडियो लाए, गुट निरपेक्षता। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर गुट निरपेक्षता के बारे में आप बताइए, इसीलिए हमने इस वीडियो को पूरी तरह से एनालिसिस करके लाए हैं। गुट निरपेक्षता यहाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है ही, साथ में हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता का मतलब क्या है? गुट धन निरपेक्षता। गुट मीन्स होता है समूह, ग्रुप, गुटबाजी। निरपेक्षता मीन्स होता है अलग। गुटों से अलग रहने की नीति ही गुट निरपेक्षता है। गुट निरपेक्षता की शुरुआत होती कब से है? हम जानते हैं कि 1945 से लेकर के 1990 का जो समय रहा है विश्व इतिहास में, वह शीत युद्ध के नाम से जाना गया। दो विचारधाराओं, दो गुटों और दो महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध था। इस स्थिति में दुनिया दो गुटों में थी, दो विचारधाराओं में विभक्त थी। 1945 से लेकर के 1990 के बीच ही दुनिया में एक और बड़ी घटना देखने को मिलती है। लगभग दुनिया के जितने भी देश औपनिवेशिक शक्तियों के गुलाम थे, सभी को आज़ादी मिल जाती है। 1945 से लेकर के 90 के बीच में लगभग 60 से 70 से अधिक देश उपनिवेशवाद के शिकार, उपनिवेशवादी चंगुल से आज़ाद हुए। आज़ाद होने के बाद इन देशों के सामने विकल्प दो थे, या तो वहाँ अमेरिकी गुट में शामिल हो जाए, या तो वहाँ सोवियत गुट में शामिल हो जाए, या अलग से रहने की नीति बनाएं, जो कि संभव नहीं था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ उस समय इतनी भयानक थी कि इन देशों को किसी न किसी गुट में शामिल होना पड़ता ही। इसीलिए 1961 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के शासक कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो, इन चारों ने बांडुंग में एक बैठक की और बैठक के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा। और इस प्रकार ये भूमिका तैयार हुई और सितंबर 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है। 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन होता है, जिसमें उस वक्त 25 देश शामिल थे। देखिए, नेहरू की जितनी भी बड़ी नीतियां हों, नेहरू की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि नेहरू जिस वक्त इस नीति को सोच रहे थे, जिस वक्त गुटों से अलग रहने की नीति सोच रहे थे, ये कल्पना करना भी असंभव है, क्योंकि हिंद महासागर में डियो गार्सिया द्वीप पर अमेरिका का प्रभुत्व था और पड़ोस में ही हमारे जम्मू कश्मीर के उस पार रसिया का मतलब प्रभुत्व था, बगल में चीन साम्यवादी देश था। ऐसी परिस्थिति में नेहरू कैसे अपने आप को गुटों से अलग रखें, यह नेहरू के लिए बहुत ही महान कार्य था। नेहरू की यहाँ सभी विदेश नीतियों में या नेहरू की सभी नीतियों में मैं गुट निरपेक्षता को सबसे महत्वपूर्ण नीति मानता हूँ, क्योंकि अगर नेहरू उस वक्त किसी भी गुट में भारत को शामिल कर लिए होते तो नेहरू भारत को वहाँ तक नहीं ले जा सकते जहाँ आज भारत है। इसीलिए नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और दोनों गुटों से समदूरस्थ रहने की नीति अपनाई। भारत एक बड़ा देश है, क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह हिंद महासागर के सरताज के रूप में स्थित है। इसकी भौगोलिक, सामरिक सभी दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण देश था। जब नेहरू ने दोनों गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई तो दोनों गुट कभी भी भारत के खिलाफ खुलेआम नहीं आ सके और ना ही कभी भारत का खुलेआम विरोध कर सके। दोनों ही गुट भारत को संतुष्ट करने का प्रयास करते रहे कि भारत हमारे पक्ष में है, जिसका लाभ भारत ने खूब उठाया और भारत विकास की तरफ बढ़ता गया। अब हम लोग देखते हैं गुट निरपेक्षता है क्या। नॉन एलाइजमेंट, गुट में कहते हैं नॉन एलाइजमेंट्स एंड नॉन एलाइजमेंट मूवमेंट्स, जिसे शार्ट में हम नेम कहते हैं। पहले हम लोग देखते हैं गुट निरपेक्षता है क्या। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? शीत युद्धोत्तर काल में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता के बारे में भी हम लोग जानते हैं। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि बिग थ्री ऑफ नेम, नेम को तैयार करने वाले, नेम मतलब नॉन एलाइजमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन को तैयार करने वाले बिग थ्री ऑफ नेम, तीन बड़े नेता कौन कौन से थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की तरफ से थे, अब्दुल नासिर मिस्र के थे, मार्शल टीटो यूगोस्लाविया के थे, सुकर्नो भी इसमें ठीक ठाक अपना भूमिका निभाए थे, लेकिन तीनों यही नेता महत्वपूर्ण थे। अब गुट निरपेक्षता है क्या? गुट निरपेक्षता सैन्य गुटों से पृथक रहने की नीति है।
पहला इसका उद्देश्य था कि उस वक्त दुनिया में बहुत से सैन्य गुट बन रहे थे। सिंटो, सियोटो, नाटो, वारसा, इन तमाम सैन्य गुटों से अलग रहने की नीति थे। क्यों? क्योंकि अभी जो नवोदित राष्ट्र थे, जो नए नए राष्ट्र थे जिनका अभी अभी उदय हुआ था, अगर अभी एक औपनिवेशिक शक्ति से इनको छुटकारा मिला है, सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद इन्हें जो आज़ादी मिली है, अगर ये लोग अपने आप को किसी गुट में फिर से शामिल करते तो उन गुटों के साथ इन्हें भी पिसना पड़ता, क्योंकि उन गुटों पर हुआ युद्ध या उन गुटों द्वारा किया गया युद्ध इन पर भी थोपा जाता। इसीलिए गुट निरपेक्षता पहला था कि हम सैन्य गुटों से अलग रहेंगे। गुट निरपेक्षता शीत युद्ध से संलग्न रहने की नीति 1945 से 1950 का जो काल रहा है, उस शीत युद्ध का काल रहा। शीत युद्ध क्या है, कैसे है, आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में हम शीत युद्ध के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। गुट निरपेक्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उनके गुण दोषों के आधार पर निर्णय लेने की नीति है। गुट निरपेक्षता दोनों सैन्य गुटों से समदूरस्थता की नीति है। समदूरस्थता देखिए, हम मान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। समबाहु त्रिभुज में यह है नाटो, NATO। नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या पूंजीवादी देशों या अमेरिकी गुट का संगठन था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और एक था वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। आज इसमें वर्तमान में 30 देश हैं। नाटो आज भी है, नाटो आज भी अमेरिका का गुट है, सैन्य गुट है, वो आज भी है। वार्सा पैक्ट, इसकी स्थापना 1955 में साम्यवादी देशों यानी सोवियत गुट के द्वारा की गई थी। वार्सा पोलैंड की राजधानी है। पोलैंड की राजधानी वार्सा में इस संघ को किया गया था, इस गुट की स्थापना की गई थी, इसीलिए इसे वार्सा पैक्ट भी कहते हैं। 1990 में सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरूप वार्सा पैक्ट भी विकसित हो गया, अर्थात अब वार्सा पैक्ट नहीं है। या यहाँ पर देखिए, दोनों से बराबर, दोनों गुटों से बराबर रहने की नीति है। यहाँ पर नेम था, NAM, नेम, नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट, यानी इन दोनों गुटों से समदूरस्थ रहने की नीति है। यानी कि ये दोनों गुट जो हैं, नाटो और वार्सा पैक्ट, दोनों से समदूरस्थ रहने की नीति है। दोनों से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, ना हम तुम्हारी तरफ आएंगे ना तुम्हारी तरफ आएंगे, एक कदम तुम्हारी तरफ चलेंगे, एक कदम तुम्हारी तरफ चलेंगे, यही नीति था। अब गुट निरपेक्षता वैश्विक स्तर पर वैचारिक और राजनीतिक विभिन्नता बनाए रखने की नीति है। अर्थात जो भी गुट निरपेक्ष देश थे, उनकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी कि भाई हम क्यों किसी के दबाव में अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएं, हम स्वतंत्र स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हम खुलकर बोलेंगे क्या सही है क्या गलत है। और गुट निरपेक्षता विदेश नीति की स्वतंत्रता को बनाए रखने की रणनीति है। इस प्रकार हम लोग गुट निरपेक्षता के बारे में एक सामान्य समझ यहाँ तक समझ लिए हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे तो हम अगले पार्ट में आपको ये बताएंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य क्या है। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। अभी तो मान लेकर तुम्हें बदो ठीक ठाक चल दबा जा रहा। अब आते हैं हम लोग कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य क्या है। इस किसी भी संगठन की स्थापना के पीछे उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य निहित होता है। आपको इसके पहले अभी बता दिया गया गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब से हुई, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था। गुट निरपेक्ष आंदोलन 5 उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु छोड़ा गया आंदोलन रहा। इसे हम 5D ऑफ नेम भी कहते हैं। पहला था डीकोलोनाइजेशन यानी विउपनिवेशीकरण, वेदांत, तनाव शैथिल्य, डिजायरमेंट्स निशस्त्रीकरण, डेवलपमेंट विकास के लिए, और डेमोक्रेटिजेशन यानी प्रजातंत्रीकरण। देखिए विउपनिवेशीकरण, क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में, उस समय तक लगभग देश के दुनिया के अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के और अफ्रीका के बहुत से देश उपनिवेशवाद के शिकार थे। तो गुट निरपेक्ष जो देश आज़ाद स्वतंत्र हो चुके थे, उन लोगों ने एक आंदोलन किया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ चढ़कर इस बात का विरोध किया कि उपनिवेशवाद का पूर्णतः समाप्त किया जाए, पूरी दुनिया से उपनिवेशवाद को पूर्णतः समाप्त किया जाए। वेदांत, तनाव शैथिल्य। तनाव शैथिल्य क्या था
गुट 45 से लेकर के 90 का दशक जो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यह बहुत ही तनाव का माहौल रहा है। चारों तरफ केवल एक युद्ध का और भय का माहौल था। उस परिस्थिति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने तनाव में शिथिलता लाने का प्रयास किया। खैर अब इसका लगभग इन दोनों का कहीं न कहीं पर अब औचित्य जो है ख़त्म हो चुका है, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी देश उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता पा चुके हैं। तनाव शैथिल्य भी लगभग दुनिया गुटों से भी अलग रह चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं भी ये प्रासंगिक है। और निशस्त्रीकरण, पूरी दुनिया 1945 के युद्ध में जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जब अमेरिका ने परमाणु बम का विस्फोट किया तो पूरी दुनिया में एक भय का माहौल आ गया। पूरी दुनिया में एक अफरा तफरी का माहौल था कि अब का जो युद्ध होगा बहुत ही भयानक होगा, परमाणु आयुधों से लड़े जाने वाला युद्ध होगा। तो इसीलिए गुटनिरपेक्ष के देश अपने सभी सम्मेलनों पर या प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों पर ये लोग प्रयास करते हैं, दबाव बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर कि पूरी दुनिया को शस्त्र विहीन किया जाए। ये लोग निशस्त्रीकरण का जमकर समर्थन करते हैं। डेवलपमेंट, गुटनिरपेक्ष देश स्वयं ही बहुत ही गरीब देश थे, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से विपन्न और पिछड़े हुए देश थे। इन लोगों का एक उद्देश्य था कि हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, मिलजुल कर करेंगे, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं यूएनओ या तमाम जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन पर दबाव बनाएंगे कि वहाँ विकासशील और अल्प विकसित देशों पर मतलब जो है धन इन्वेस्ट करे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनके विकास में अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन के रूप पर, एक दबाव के रूप में गुटनिरपेक्ष के देशों ने प्रयास बनाया कि सभी देश विकासशील देशों पर और गरीब देशों पर ध्यान दें, उनके आर्थिक स्तर पर विकास पर। और उसके बाद डेमोक्रेटिजेशंस मतलब प्रजातंत्रीकरण। पूरी दुनिया पर इन देशों ने प्रयास किया कि प्रजातंत्रीकरण लाया जाए, क्योंकि देखिए दुनिया में सबसे बेहतरीन जो शासन है वह प्रजातंत्री है। डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड। संसार की सबसे बेहतरीन शासन व्यवस्था प्रजातंत्री है, क्योंकि यहाँ पर सरकार और नागरिकों को ढेर सारी आज़ादी और अवसर मिलते हैं। तो इसीलिए इन देशों ने प्रयास किया कि पूरी दुनिया में राजतंत्र को, उपनिवेशवाद को और साम्यवाद जैसी जटिल शासन व्यवस्था को भी समाप्त किया जाए, उसके स्थान पर प्रजातंत्र को लाया जाए। वर्तमान समय में साम्यवादी देशों की संख्या 4 है। चीन जिसकी राजधानी बीजिंग है, वियतनाम, हनोई, क्यूबा, हवाना, उत्तरी कोरिया, प्योंगयांग, ये 4 ही साम्यवादी देश हैं। लगभग पूरी दुनिया में प्रजातंत्र फैल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में बेहतरीन स्तर का प्रजातंत्र व्याप्त हो चुका है। अभी भी बहुत से देशों में प्रजातंत्र बहुत ही अल्प मात्रा में है, उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। हम लोग जानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो प्रथम शिखर सम्मेलन था वो सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर? यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ, और उस वक्त उसमें 25 देश शामिल थे। आज गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या बढ़कर के 120 से अधिक हो चुकी है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद यह दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में 195 सदस्य लगभग हैं, और उसके बाद जो सबसे बड़ी संस्था है वह गुटनिरपेक्ष नेम की संस्था, जिसमें 120 देश हैं। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं कि क्या वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है या नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर उस पर चर्चा करते हैं। अब हम लोग आते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या आज वर्तमान परिस्थितियों में यहाँ प्रासंगिक है या नहीं है। देखिए, जिन उद्देश्यों के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई थी, गुटों से अलग रहने के लिए, तनाव शैथिल्य को कम करने के लिए, उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए, और पूरी दुनिया में प्रजातांत्रिक व्यवस्था और प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए, इन सब तमाम, खास करके शीत युद्ध से असंलग्न रहने की नीति था, गुटों से अलग रहने का था। शीत युद्ध भी खत्म हो गया, गुट भी लगभग खत्म हो चुके हैं। क्या इन सब के बावजूद भी आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है? हम इसमें चर्चा करते हैं। देखते हैं
कि शीत युद्धोत्तर काल में नेम की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह क्यों? क्योंकि बहुत से देश के लोग अब कहते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बंद कर देना चाहिए, यहाँ बिना मतलब का बिना बहुत ही खर्चीला है, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, जिन उद्देश्यों के लिए यहाँ किया गया था वो उद्देश्य भी खत्म हो चुके हैं। देखते हैं हम लोग शीत युद्धोत्तर काल में भी उपनिवेशीकरण, लगभग दुनिया के सारे देश आज उपनिवेशवाद के जो शिकार थे, उपनिवेशवाद से छुटकारा पा चुके हैं। वेदांत तनाव शैथिल्य, दुनिया में जो तनाव शैथिल्य था वो भी लगभग कम हो चुका है। शीत युद्ध से असंबद्धता, शीत युद्ध भी आज खत्म हो चुका है। सैन्य गुटों से निरपेक्षता, सैन्य गुट भी लगभग दुनिया के सभी खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। जैसे लक्ष्य तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समक्ष नहीं है, इन्हीं के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन बना था, आज ये लक्ष्य नहीं है, परंतु उनके स्थान पर अनेक नए लक्ष्य इस आंदोलन के समक्ष उभर कर खड़े हो गए हैं। इन नए लक्ष्यों और पूर्ववर्ती लक्ष्यों को के प्राप्त की हेतु निम्न कारणों से गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। देखते हैं जैसे नाटो सैन्य गुट आज भी प्रासंगिक है। नाटो आंदोलन जो है आज भी नाटो समाप्त नहीं हुआ है, नाटो आज भी है। नाटो में 30 देश हैं और नाटो आज भी, जब भी नाटो के संगठन के किसी देश पर हमला होता है तो नाटो के सभी देश उस पर हमला करते हैं। इसलिए नाटो के खिलाफ आज भी असंलग्न रहने के लिए या नाटो पर आज भी दबाव बनाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। दूसरा, अमेरिका की दादागिरी और एक पक्षता में लगातार वृद्धि हो रही है, इसके विरोध हेतु गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि सोवियत गुट अब बिखर चुका है, सोवियत गुट अब शांत हो चुका है, लेकिन अमेरिका आज भी, अमेरिका की दादागिरी, अमेरिका की एक पक्षता आज भी पूरी दुनिया में कायम है। इसलिए अमेरिका की ताकत को कम करने के लिए, अमेरिका की शक्ति को संतुलित करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रो एशियाई देशों के मध्य आपसी सहयोग से आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु यहाँ आज भी प्रासंगिक है। हम जानते हैं कि आज भी लैटिन अमेरिका, अफ्रीकी देश और एशिया के देश बहुत ही निम्न अवस्था में चल रहे हैं। अफ्रीका के देश में तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सभी स्तर पर अफ्रीका आज भी बहुत पीछे है। इसलिए अफ्रीका में और लैटिन अमेरिकी देशों में शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, व्यापार या तमाम क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लिए यह गुट आज भी प्रासंगिक है कि लोग आपस में मिलकर ही अपना सहयोग कर सकते हैं। वर्तमान विश्व में पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण पतन एक अत्यधिक गंभीर समस्या के रूप में प्रस्तुत हुआ है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण की समस्या से जूझ रहा है। पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या है, पूरी दुनिया आज इससे ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है। वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, इसीलिए पूरी दुनिया में एक चेतना के रूप में, क्योंकि 120 देशों का यहाँ विशाल संगठन, 120 से 125 देशों का यहाँ विशाल संगठन है, कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसको समर्थन प्राप्त दिया है और कम से कम दर्जनों देश इसमें पर्यवेक्षक के रूप में है, यानी यह पूरी दुनिया पर फैला हुआ एक विशाल संगठन है। इसीलिए पूरी दुनिया में पर्यावरण चेतना के रूप में, जगाने के रूप में या पर्यावरणीय स्तर पर काम करने के रूप में यह संगठन आज भी प्रासंगिक है, इस पर बड़े स्तर पर कार्य कर सकता है। मादक द्रव्यों का उत्पादन और तस्करी वर्तमान विश्व की एक गंभीर समस्या है। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में आज नशे का व्यापार हो रहा है, मादक द्रव्यों का व्यापार हो रहा है और खास करके मादक द्रव्यों के जो शिकार देश हैं वो तृतीय विश्व ही हैं, विकासशील देश ही हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में मादक द्रव्यों के खिलाफ एक जागरूकता, एकजुटता दिखाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। यह मादक द्रव्यों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ सकता है, पूरी दुनिया से मादक द्रव्यों की तस्करी पर यहाँ रोक लगा सकता है। इसीलिए इन सब चीज़ों के लिए यह बहुत ही आवश्यक है, प्रासंगिक है आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन पूरी दुनिया को नशा मुक्त बनाने में। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विश्व की एक अन्य गंभीर समस्या है। तृतीय विश्व ही आतंकवाद का जनक है, क्योंकि गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा की स्थिति में ही आतंकवाद जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। आतंकवाद से आज पूरी दुनिया पीड़ित है। हम देख रहे हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देश भी आतंकवाद से बहुत ही पीड़ित हुए हैं। भारत आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार राष्ट्र है। इसीलिए पूरी दुनिया में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा जंग छेड़ने के लिए, एक बड़ी जागरूकता छेड़ने के लिए नेम आज भी प्रासंगिक है। पूरी दुनिया में यह आतंकवाद को बड़े स्तर पर रोक सकती है और लोगों में चेतना का विकास कर सकती है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 125 देशों का लगभग समूह है। 125 देशों का समूह होने के नाते
ये जो देश हैं लगभग विश्व के सभी संगठनों के सदस्य भी हैं। लगभग 125 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के भी सदस्य हैं। यह देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन का कार्य कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में विकासशील के देश या तृतीय विश्व के देशों की सहभागिता सुनिश्चित कराने के लिए यह संयुक्त राष्ट्र संघ पर दबाव डाल सकती है। ये दुनिया के किसी देशों पर दबाव डाल करके यह अपने कार्यों को कर सकती है। इसीलिए यह आज भी प्रासंगिक है। सतत विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सौहार्द बनाने जैसे तमाम मुद्दों के लिए यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। इसकी प्रासंगिकता आज नहीं, हमेशा चिरकाल तक बनी रहेगी। इसीलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अब अपने पूर्ववर्ती लक्ष्यों की अपेक्षा जो उसके सामने जो नए लक्ष्य हैं, आतंकवाद, मादक द्रव्यों की तस्करी पर रोक और अशिक्षा, गरीबी, पर्यावरण प्रदूषण जैसी तमाम समस्याओं पर बड़ी सजगता और बड़ी तीव्रता के साथ काम करने की ज़रूरत आज भी है। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज के परिवेश में अपने पुराने उद्देश्यों की अपेक्षा और ज़्यादा प्रासंगिक होकर उभरा है। हम लोग जान चुके हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। एक और डाउट क्लियर हो जाता है इसमें, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। लोग तमाम इसकी बुराई करते हैं कि इन लोगों के पास कोई अपनी अलग से नीति नहीं है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन तटस्थता की नीति जरूर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी विषय में यह जानते हुए कि क्या सही है क्या गलत है, किसी का साथ न देना, ये तटस्थता है। लेकिन सही और गलत का भेद करते हुए हमेशा सही का साथ देना गुटनिरपेक्षता है। इस प्रकार हम लोग शानदार तरीके से इस वीडियो में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में विस्तृत रूप से जान चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।